बदनाम आदमी, बड़ा आम है आम आदमी, करे नाम बदनाम आदमी। आलू जैसे भरे हुए हैं जिस्म की खाली बोरियों में, ये सिस्टम पी जाता है इन कप में कभी कटोरियों में। आलू जैसे भरे हुए हैं जिस्म की खाली बोरियों में, ये सिस्टम पी जाता है इन कप में कभी कटोरियों में। देखा है क्या लंबा चौड़ा छोटे कद का आम आदमी, मनुष्य को जीवन की सार्थकता खोजनी पड़ती है। बिना सार्थकता खोजे मनुष्य जी तो सकता है, पर बोझ तरीका जीवन होता है और जल्द से जल्द उस बोझ को अपने कंधे से उठा। साधारण आदमी नौकरी, बीवी और बच्चों में जीवन की सार्थकता ढूंढ लेते, ये संतोष से जी भी लेते, पर इन्हें कहीं ना कहीं यही असंतोष खलता है। चक्कर सरकारी स्कूल से नहीं मिल रही, बाकी सब ठीक है, शुभ है। पत्नी पतिव्रता है, बच्चा स्कूल से इनाम ले आया, पापा पापा मैं इनाम ले आया पापा। पत्नी कभी भी किसी की साड़ी को देखकर दुखी नहीं होती, बल्कि उस दिन मेरे सर की बहुत अच्छी तरीके से मालिश करती। ऐसे आदमी ना तो राग द्वेष से पीड़ित होते हैं और ना ही विशिष्टता के रूप में, और ना ही समाज में यश की कामना। मुसीबत तो उस आदमी की होती है जो विशिष्ट रूप में जी नहीं सकता। वो जिस पल अपने आप को विशिष्ट नहीं पाएगा, मृत्यु के निकट पहुंच जाए। तो जिस महानुभाव की कहानी में आप लोगों को सुनाने आया हूं, वो शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया हमेशा तैयार रखते हैं। किसी के मरने की खबर मिली नहीं कि इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं। हाँ? क्या कहा? अच्छा शर्मा जी मर गए। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। वाह, शर्मा जी मर गए। ठीक है, दफ्तर जरा फोन कर लूँ। हाँ हेलो, आप आते साहब। अरे भैया हम दफ्तर नहीं आ पाएंगे, वो क्या है कि हमारे परिचित की मृत्यु हो गई। ठीक है, हाँ हाउस को बता दें। मोहल्ले में ऐलान कर देंगे। अरे सुनते हो ओ मिश्रा जी, ओ पांडे जी, ओ गुप्ता जी, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वो आपके शर्मा जी निकल लिए, अरे जल्दी आ जाओ। हाँ चलना। अरे सुनती हो, हम जा रहे हैं शर्मा जी की शव यात्रा में। हाँ आते हैं जरा लौट के। और जब शव जलाकर लौटते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं जैसे किसी युवक की बारात से लौटे। अरे साहब गुप्ता जी, क्या तो शव यात्रा थी साहब शर्मा जी, क्या ऐसी शव यात्रा तो हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। क्या तो लोग उपस्थित थे उनकी शव यात्रा में। एक काम करिए, आप लोग भी स्नान ध्यान कर लीजिए, हम भी स्नान ध्यान कर लेते हैं। अरे सुनती हो, अरे हम लौट आए हैं शर्मा जी की शव यात्रा से, नहाने के लिए पानी गर्म रख दो। हाँ वो इस शहर में इसी यश की सार्थकता पर जीवित है कि हर व्यक्ति की शव यात्रा में जाता। मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो किसी को अस्पताल ले जाकर उसका जीवन बचाने की कोशिश में हो। वो तो इंतजार करते हैं कि वो कब मरता है। शायद रात भर इसी चिंता में ना सोते हो। करवटे बदलते रहे सारी रात हम। सही में नींद भी नहीं आ रही है। अब साहब आप ही बताइए, नींद आए भी तो कैसे आए हैं? 3 दिन हो गए, 3 दिन से किसी की भी शव यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब आप लोग ही बताइए, वो खूंटी पर टंगा शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया क्या वो ऐसे ही टंगा रहेगा? बोलिए बताइए। हे भगवान, मेरी तो इतनी ही विनती है कि बस कल किसी ना किसी की शव यात्रा में जाने का सौभाग्य जरूर बनाना। ये हो प्रभु।
एक दिन उनके बैठा हुआ था, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनसे बोला, भाई साहब वो काका जी की तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ से डॉक्टर को फोन कर दूं? तो वो बोले अरे यार तुम तो सुनते ही नहीं हो। वो बात ये है कि अरे हाँ फोन तो खराब है, एक काम करो तुम कहीं और से कर लो, ठीक है। वो आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर मुझे पता था कि फोन ठीक, मगर उनको ये डर था कि फोन करने दिए डॉक्टर ना और कक्का जी बच ना जाते। अगर कक्का जी बच जाते तो सवेरे वो शव यात्रा का तौलिया लपेट कर अर्थी बनाने का कार्यक्रम गड़बड़ नहीं हो जाता है? बताइए आप लोग, ये बताइए। रात को कक्का जी मर गए। वो मेरे भी परिचित थे। जब मैं उनके गया मैंने देखा कि वो आदमी शव यात्रा का तौलिया लपेट कर अर्थी गर्भ से तैयार कर रहा था, जैसे किसी युवक की स्टेज सजा रहा था। चलो चलिए लगा दिया, घाटा बांध दिया, ठीक है जाओ कक्का जी को ले आओ, आराम से लाना। हाँ देखो आराम से रखना कक्का जी, हाँ बिल्कुल आराम से। हाँ घाटा तक दिया अच्छे से। हाँ अरे बुआ जी शॉल उड़ा दो, हाँ अच्छे से। तुम क्या खाया, जाओ जल्दी से 5 के पत्ते और 11 सिक्के लेके आओ। लाओ भैया वो हाँ तो बांधो, वहाँ बांधो अच्छे से, हाँ कब के बांधना। हाँ कक्का जी भैया गिरना नहीं चाहिए, हाँ उधर बांधो अच्छे से। हाँ ये ले आया, वेरी गुड। मैंने उनसे कहा भाई तो आप बहुत उत्साहजयी, तो वो कहने लगे देखो भैया अपना तो ऐसा है, चाहे कोई भी संबंध, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना, अपन तो हर व्यक्ति की शव यात्रा में बराबर साथ देते हैं। हाँ चलो बांध दिया, पत्ते ले आओ, हाँ लग दो फटाफट जल्दी। हाँ सिक्के भी दे दो फटाफट। हाँ वेरी गुड, चलो भैया। हाँ वही मन में सोचा मुर्दे के प्रति ऐसा एक आध महीना कोई परिचित ना मरे तो वो किसी को मारने की कोशिश भी कर सकते, जिससे वो शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया लपेट कर उसकी अर्थी बांध, जिसकी जान बचाने के लिए फोन नहीं करने दिया, उसकी शव यात्रा में वो रोते हुए जा रहा है। उठाओ भैया उठाओ, हमारे कक्का जी उनकी शव यात्रा अच्छे से जाना चाहिए भैया, उठाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और लोग कह रहे थे भाई साहब आदमी बहुत ही अच्छा है, हर व्यक्ति की शव यात्रा में ऐसे ही साथ देता है। हाँ ऐसा आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए कैसे रोता हुआ जा रहा है, ऐसा लगा जैसे कि उसका सगा भाई मर गया। हाँ मैं उनको पहले समझ नहीं पाया। उनके एक सहपाठी मित्र दिल्ली में एक मामूली लेक्चरर, मैं अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा था तो वो मेरे पास आए और मुझसे बोले भैया ये हमारे मित्र गणेश को दे देना, और उससे कहना कि हम चाहते हैं कि वो लगातार आगे बढ़ता चला जाए, भैया हमारे मित्र गणेश को दे देना। एक दिन मैं अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा था, वो गणेश भैया अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड हो गए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशखबरी है, उनको जाके बताता हूँ, और अगर उनको कुछ भेजना होगा उनके लिए। मैं जैसे उनके पास गया मैंने बोला अरे भाई साहब नमस्ते, आपको पता है गणेश भैया अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड हो गए, बड़ी खुशखबरी है। मैं अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, आप कुछ भेज रहे हैं? वो तो नाराज हो मुझसे कहने लगे अरे यार आप समझ बता, जब ऐसे ऐसे आदमी डिपार्टमेंट के हेड होने लगे तो इन विश्वविद्यालय में क्या होगा बता है? आंखों में आंसू उनके तब भी चला गया मित्रता के कारण, मगर वो खूटी पर टंगे उस शव यात्रा के तौलिया को भी देख रहे थे और सोच रहे थे देखते हैं कि ये शव यात्रा वाला तौलिया गणेश के काम कब आता है।
ये तो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। मौत के प्रति प्रेम क्या कहा, लेकिन मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो शव यात्रा वाला तौलिया मुझसे कह रहा हो क्यों, इन्हें अपने सर पर बांधने का चांस कब दे रहे हो, कब दे रहे हो? गहन अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वो अपने किसी भी मित्र को जहर देकर मार सकता है। सुबह शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया लपेट कर अश्रुपात करते हुए उसकी अर्थी बांध सकता है, तो वो मित्र प्रेम के कारण बेहोश भी हो सकता है। मौत के प्रति प्रेम भी अजब चीज है। एक दिन मेरे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, तो मैं उनका कफन दफन की तैयारी में लगा हुआ, तो रास्ते में चला जा रहा था कि अचानक वो रास्ते में मिले, मुझसे कहने लगे भाई साहब, हमने सुना है कि आपसे किसी परिचित की मृत्यु हो गई, तो क्या हम भी चले आपके साथ शमशान घाट? तो मैंने उनसे कहा, अरे नहीं आप परेशान मत होइए, 25 रिश्तेदार वो सब कर ले। तो वो कहने लगे नहीं भाई साहब, हमें भी ले चलिए, हम भी आएंगे। अरे हम आपके पैर पड़ते हैं भाई साहब, हमें शव यात्रा में जाना बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, भाई साहब हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए ना भाई साहब, अरे हम भी आएंगे भाई साहब। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका, नहीं तो वो साइकिल से 25 मील जाने को उस शव यात्रा को पिकनिक पर बड़े ही विचित्र आदमी। जीवन से ऐसा द्वेष और मौत से ऐसा प्रेम, क्या कहा? हाँ, यूं तो उस दिन कथावाचक पंडित जी कह रहे थे भक्तजनों, भक्तजनों, बस बस बस, जो आदमी, जो महानुभाव, जो महिला, पुरुष, बच्चे, बस 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 अपने जीवन काल में 100 शव यात्राओं में जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बस बस बस, कितनी शव यात्राओं में 100 शव यात्राओं में जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वो तौलिया कहता है। बस 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 बाबा जी, बस बस बस। यानी वो शव यात्रा के तौलिए में जीवन की सार्थकता को खोजकर मजे में यश के साथ जीवन। सार्थकता जीवन को जीवन संघर्ष भी देती है और मौत की तरफ भी ले जाती है, दूसरों की मौत की तरफ। लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता हूं तो शव यात्रा वाले तौलिए को देखकर घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि वो इस गंदे मेले कुचले शव यात्रा के तौलिए का मेरे संस्कार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपने पास बैठाते, भोजन कराते हैं। पिछली बार जब मैं उनके गया तो मैंने देखा कि स्कूटी पर वो शव यात्रा वाला तौलिया नहीं था और वो भावुक भी नहीं थी। वो वही था कि हमारे मित्र है गुप्ता जी, उनका देहावसान हो गया। तो मैंने उनसे कहा, भाई तो नमस्ते, आप यहाँ पर? मुझे तो लगा आप वहाँ हो, आपको तो पता ही होगा कि गुप्ता जी अब नहीं रहे, चलिए चलते हैं। तभी वो बोले अरे यार भाई साहब, अब कहाँ जाए, बड़ी तकलीफ होती है। एक काम करो, तुम चले जाओ और हाँ, उनके परिजनों से कह देना कि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ठीक, नमस्ते। मैंने भी उनसे नमस्ते कहा कि और बात चल। मैं रास्ते में चला जा रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि उस दिन वो कथावाचक पंडित जी कह रहे थे कि
जो आदमी, जो महानुभाव, जो पुरुष, महिला, बच्चे अपने जीवन काल में 100 शव यात्राओं में जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समझ गया कि इनके 100 पूरे हो चुके हैं और 101 में मित्र के ना तो ठीक से जीने की चिंता है और ना ही दाह क्रिया। तो सुलझे विचारों के लोग ऐसे ही होते हैं। पर अब मुझे उनके घर जाने में डर नहीं लगता। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि उनके 100 पूरे हो चुके हैं। पिछाड़ी पे कुत्ता काटा, पिछाड़ी पे कुत्ता काटा, पिछाड़ी पे कुत्ता काटा। सीख ना सका ना बोल सका, ना दौड़ के वापस भाग सका, किसी को कहते हुए शर्माओ, ऐसी जगह पे कमीने ने काटा। पिछाड़ी पे कुत्ता काटा, पिछाड़ी पे कुत्ता काटा, पिछाड़ी पे कुत्ता काटा, पिछाड़ी पे कुत्ता काटा। कितनी बार इन नगर निगम वालों से बोला है कि इन कुत्तों को पकड़ कर ले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। जब देखो, जहां देखो, जिस गली से गुजरो, ये कुत्ते पूंछ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। आज तो पकड़ ही लिया। इन कुत्तों से मेरा नाता बहुत पुराना है। एक बार की बात है, मैं अपने एक मिलने वालों के साथ उनके कोई मिलने वालों के घर गया। हमारे मिलने वालों ने जैसे ही बंगले में कार घुसाई, मैं कार से उतरा और मैंने तुरंत पूछा, भाई इनके घर में कुत्ता तो नहीं है? तो कहते हैं, क्या कुत्तों से डर लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं, इंसान के रूप में कुत्तों से मुझे डर नहीं लगता, उनसे तो मैं निपट लेता हूँ, लेकिन हाँ सचमुच के कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। कुत्तों वाले घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे घरों में जाओ तो मालिक से पहले कुत्ता भौंक भौंक कर आपका स्वागत करता है। हम अपने एक मित्र के यहाँ गए, हमने उनसे नमस्ते भी नहीं की थी कि कुत्ते ने गाली दी। कुत्तों के काटने का डर नहीं लगता, चाहे तो 10 बार काट ले। डर लगता है उन्हें इंजेक्शन होगा जो डॉक्टर पेट में घुसाता है। हाँ, ऐसे तो कुछ लोग कुत्तों से भी अधिक जहरीले होते हैं। हमारे एक मित्र को एक बार कुत्ते ने काट लिया। अरे काट लिया, अरे काट लिया, काट लिया। अरे कब से कह रहा हूँ इस कुत्ते को पकड़ कर ले जाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वो देखो गली में कैसा पूंछ हिलाता, मुंह बिचकाता चला जा रहा है। हाँ, अवार्ड मिल गया ना तुझे आज। काट लिया। उनकी चीख सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सब अपने अपने तरीके से कुत्ते के कांटे का इलाज बताने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरे हिसाब से इसमें हल्दी लगा लो, जहर नहीं चलेगा। तभी दूसरे बोले, हल्दी लगा लो, थोड़ा धनिया डाल लो, मिर्ची भर लो, सब्जी बना लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब चलिए मेरे साथ चलिए, आजकल चौदह नहीं लगवाने पड़ते, एक में ही काम हो जाता है, चलिए चलिए। तभी मैं वहां आया और मैंने कहा, अरे छोड़िए छोड़िए, रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। कोई बेचारे उस कुत्ते को भी तो देखो, कहीं वो ना मर जाए। कुत्तों को लेकर मेरे पास ऐसे बहुत किस्से बताया ना कि कुत्तों के साथ मेरा नाता बहुत पुराना। हमारे एक रिश्तेदार ने हमें खाने को बुलाया, तैयार होकर हम निकल पड़े। चले जा रहे थे कि रिश्तेदार का घर आ गया। हम अंदर जाने ही वाले थे कि हमने देखा उनके घर पर एक तख्ती टंगी हुई थी, उस पर लिखा था कुत्ते से सावधान। बस हम उल्टे पांव वापस अपने घर। थोड़े दिनों बाद वो रिश्तेदार जब हमें बाजार में मिले तो हमसे कहने लगे, भाई साहब आपको उस दिन हमने अपने घर खाने पर बुलाया, हमारी बीवी ने इतना बढ़िया खाना पकाया, इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। आखिरकार हमें वो खाना अपने कुत्तों को डालना पड़ा। मैंने कहा जी वही मैं आपके घर आया था। अब
जैसे ही आपके घर में घुसने वाला था, मैंने देखा कि वहां एक तख्ती टंगी हुई, लिखा है कुत्तों से सावधान। और मैंने सोचा यहाँ तो इंसान रहते हैं, कि नेम प्लेट कुत्ते की क्यों? बात तो इनने लिखा है, अगर आप किसी मरते हुए कुत्ते को 2 रोटी खिला दो, वो आपको कभी नहीं काटेगा। बस इंसान और कुत्ते में यही मूल अंतर। ऐसे न जाने कितने किस्से मुझे याद आते हैं, लेकिन एक बार का किस्सा है। मुझे शहर से बाहर जाना, दूसरे शहर में मुझे कुछ काम था, सोचा क्यों ना किसी मित्र के घर रुका जाए, ये बच जाएगा। तो भाई निकल पड़े अपने शहर से। अपने शहर से निकलकर हम अपने मित्र के शहर पहुंचे, और मित्र के शहर पहुंचकर हम सीधे गए उनके घर। हमने उनके घर की डोर बेल बजाई, अंदर से वही चिर परिचित आवाज सुनाई। मैं आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। वो कुत्ता लगातार भौंके जा रहा। तभी उनके मालिक बाहर आए और कहने लगे, टाइगर 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 मतलब कि शेर। वो ये कह रहे थे कि भाई ये कोई चोर चक्के नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। वो कुत्ता देख रहा था कि घर का मालिक खुद हमें अपने साथ घर के अंदर ले जा रहा है, लेकिन वो लगातार हम पर भौंके जा रहा था। कहाँ अंदर ले जा रहे हो, कहाँ अंदर ले जा रहे हो, मैं घर में बाहर चुट रहा हूँ, वैसे अंदर ले जा रहे हो। हम घर के अंदर आए और सोचने लगे कि भाई ये जरूर कोई उच्च वर्गीय कुत्ता है। हाँ साहब, मैं उच्च वर्गीयों का बड़ा आदर करता हूँ। थोड़ी देर बाद नौकर उस कुत्ते को घर के अंदर ले आया। वो कुत्ता लगातार मुझे घूर रहा था और मैं उस घर की छत के नीचे बैठा बैठा हीन भावना से ग्रस्त हो रहा था। अरे भाई, इस घर के नीचे एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी घर के नीचे मैं। शाम को हम लोग लॉन में बैठे हुए थे। नौकर कुत्ते को लॉन में टहला था। मेरी नजर घर के दरवाजे पर पड़ी। वहां 2 सड़की आवारा कुत्ते लगातार बहुत देर से इस घर वाले कुत्ते को देख रहे थे। जो पीता है, कितना सुंदर कुत्ता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, अच्छी अच्छी घास पर रोज टहलता है। हाँ उस्ताद, ये रोज अच्छी अच्छी घास पर टहलता है। हाँ, और मेरे को तो इतनी बढ़िया घास देखकर सुसु आ गई। अबे वहां जाने का। और मैंने देखा कि ये घर वाला कुत्ता उन सड़की आवारा कुत्तों को देखकर लगातार उन पर भौंक रहा था। मैंने सोचा ये तो सड़की आवारा कुत्ते हैं, भूख मरे। तो ये कुत्ता इन सड़की आवारा कुत्तों पर क्यों भौंकता है? तभी मेरी नजर पड़ी घर से लगे हुए एक बंगले पर। उसकी बालकनी में भी था एक कुत्ता। क्या रौबदार, चमकीली त्वचा, चमकती आंखें। सही मायनों में वो था एक उच्च वर्गीय कुत्ता। वो कुत्ता लगातार इस घर वाले कुत्ते को देखता, पूंछ हिलाता और इशारे करता। और कैसे हो? आज मैंने नाश्ते में पेडिग्री खाया है, अब मैं सोने जाऊंगा। Now I am going to sleep. देखो मेरी त्वचा कितनी चमक रही है। और ये घर वाला कुत्ता भी लगातार इस बंगले वाले कुत्ते को देखकर अपनी पूंछ हिलाता और इशारे करता। हाँ, मैंने भी नाश्ते में आज पेडिग्री ही खाया है और मैं भी जब सोने जाऊंगा। Now I go also sleep. बंगले के मालिक कहने लगे, भाई साहब ये तो रोज का नाटक है। जब भी हमारा कुत्ता यहाँ लॉन में टहलता है, ये सड़की आवारा कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं और वो
वो बंगले वाला कुत्ता भी रोज हमारे कुत्ते को देखकर पूछ लाता है, हमारा कुत्ता उसे देखकर पूछ लाता है और ये सड़की आवारा कुत्तों पर भौंकता है। तो मैंने कहा अरे भाई साहब लेकिन ये गलत बात है। अरे आपका कुत्ता पट्टे वाला है, घर में पला हुआ है, पालतू है, और इस सड़क के आवारा कुत्ते तो भूख मरे। आपके कुत्ते का और इन कुत्तों का आपस में क्या मेल? चांदनी रात थी, हमने अपने मित्र से कहा भाई यही पलंग लगा दो, हम तो बागान में ही सोंगे। उन्होंने पलंग लगा दिया और हम रात में सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली। मैंने सुना कि वो सड़की आवारा कुत्ते गली में कहीं आवाज लगा रहे हैं। आओ कहाँ है तू? कोई आ रहा है वहां, कोई आ रहा है वहां। और तभी मैं क्या देखता हूं, ये कि घर वाला कुत्ता जो दिन में उस पर भौंक रहा था, रात में उनकी आवाज में आवाज लगाने लगा। आओ मैं आऊं, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। मुझे इस कुत्ते के चरित्र पर शक होने लगा। दिन में ये कुत्ता उन सड़की आवारा कुत्तों पर भौंक रहा है और रात में जब वो किसी संकट का अंदेशा पाकर आवाज लगा रहे हैं तो ये उनकी आवाज में आवाज मिला रहा है, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उच्च वर्गीय चरित्र नहीं है साहब। मेरे घर के पास रहते थे 2 कुत्ते, क्या रौबदार, मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। अगर पास से कोई निकल भी जाए तो उसे काटते नहीं थे। ये होता है उच्च वर्गीय चरित्र। पर ये कुत्ता उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है, क्योंकि ये सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और रात में उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। तो ये चरित्र तो मध्यम वर्गीय चरित्र है, मतलब ये कुत्ता मध्यम वर्गीय कुत्ता है। अगले दिन हम लोग कहीं काम से गए हुए, जब वापस लौटे तो देखा कि कुत्ता अधमरा से पड़ा हुआ। उसने हमारी तरफ देखा, थोड़ा सा घुर्राया, लेकिन भौंका नहीं। कौन है बे? अच्छा तू है बे। मैंने बंगले के मालिक से कहा कि भाई साहब क्या हो गया, आज आपका कुत्ता भौंकता नहीं? तो कहने लगे क्या बताएं साहब, नौकर की गलती की वजह से दरवाजा खुला रह गया। हमारा कुत्ता चैन से बंधा हुआ था, वरना 10 कुत्तों पर भारी है। वो 2 सड़की आवारा कुत्ते घर में घुसा, इनको मारा, खदेड़ा। डॉक्टर यादव का इंतजार कर रहे हैं, आएंगे तो इंजेक्शन लगाएंगे। चलिए आइए खाना खाते हैं। 10 कुत्तों पर भारी पड़ता, वही मध्यम वर्गीय जवाब, हमारा आदमी अच्छा। मैं देख चुका था कि कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं, ना ही वो किसी जंजीर से बचा हुआ, और मैं समझ गया था कि हुआ कुछ इस तरह से होगा। जहां तक बात थी घर के दरवाजा खुला रहने की, कि नौकर की गलती की वजह से घर का दरवाजा खुला रह गया, वहां तक तो बात ठीक। लेकिन वो सड़की आवारा कुत्ते घर में नहीं है, ये भाई साहब बाहर है। अब देखा दरवाजा खुला हुआ है, क्यों ना मैं आज अपनी डेट पर चला जाऊं। अब फैंटेसी मेरा इंतजार कर रही होगी, ये मालिक तो निकलने नहीं देता, आज जल्दी भी नहीं है। उलाला उलाला भाव भाव, उलाला उलाला भाव भाव, तू है मेरी फैंटेसी। भाव भाव, उलाला 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 उलाला, मुझे तू आ गई। उलाला 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 उला। और तभी मिल गए होंगे वो सर्वहारा कुत्ते जो बहुत दिनों से इनकी घात में थे। उलाला उलाला। हाँ क्यों भाई साहब, इनके घर में हम जाते हैं पीटर, तो रोज हमारे ऊपर भौंकते हैं, और रात में जब हम लोग गली में आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं। उच्च वर्गीय होने का ढोंग, और जब संकट का अंदेशा हो तो हमारे साथ पीटर ओके ओके बस। लेकिन घर जाते वक्त
रास्ते में पड़ता था वो बंगला। अब जब निम्न वर्गीय से पिटे हैं तो उच्च वर्गीय का भी तो हक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए बच्चे? मंडी में चला, सब पता चल गया। हम भी सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हैं मेरे। जिस गली में तुम पिट रहे थे ना, हमारे फॉलोअर वहां भी रहते। तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका। ढोंग करते हो, रात में उनकी आवाज में आवाज मिलाते हो। पेड़ेगिरी कभी देखा भी है तुमने? अभी बताते हैं तुम्हें। तो भाई यहां मध्यम वर्ग भी कुचला जाता है। कभी कभी वक्त आने पर उच्च वर्गीय जैसा ढोंग भी करना पड़ता है, और कभी कभी जब संकट का अंदेशा हो तो निम्न वर्गीय में शामिल भी होना पड़ता है। यह है मध्यम वर्गीय की गति। और अब यह कुत्ता यहां बैठा बैठा अपने असली वर्ग का चिंतन कर रहा है। सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वो इतवार को मरे। बरसात का मौसम होने पर भी खुले दिन मरे। वो एकदम से मर गए तो हमने उन्हें 3-4 घंटों में ही फूंक दिया। रात को मरते तुरंत जगह होता और औरतों को भी अधिक विलाप करना पड़ता। कितने अच्छे थे, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने किसी को भी सेवा करने की तकलीफ नहीं। शनिवार को पूरा वेतन लेकर क्रियाक्रम का खर्च छोड़कर मरे। और हाँ, वसीयत लिखकर मरे ताकि घर में आगे झगड़े ना हो। जैसे जिए वैसे ही मरे। मैं अपने बरामदे में से बैठा हुआ उन्हीं के बारे में सोचा। मेरे बरामदे में से उनकी सीढ़ियां साफ दिखाई दी। मैं उन्हें सीढ़ियां चढ़ते और उतरते देखता। वो बहुत ही हल्के पांव रखकर सीढ़ियां चढ़ते और उतरते। ऐसा लगता जैसे अपने ही घर में चोरी करने घुस रहे। ऐसा लगता है जैसे वो सीढ़ियों से माफी मांग रहे। हे सीढ़ियों, मुझे क्षमा करना। मेरा इरादा कतई तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, पर क्या करूं, मुझे मेरे घर में तो जाना ही पड़ेगा ना। हे सीढ़ियों, मुझे क्षमा कर देना। मेरा इरादा कतई तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। अगर सीढ़ियों के पास कभी कभार 3-4 साइकिलें खड़ी होती तो वो उन साइकिलों को हटाकर रास्ता नहीं बनाते। आड़े तिरछे लकीले होते हुए उस सीढ़ियों के बीच में से ऐसे निकल जाते और फिर कहते, हे साइकिलों, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया, और अगर तुम्हें मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना।
वो कभी भी नमस्ते नहीं करती। आहिस्ता से हाथ आधा उठाते हुए वो कभी भी पूरा नमस्ते नहीं कहते। मुझे सिर्फ नमस्ते का ते ही सुनाई देता। कभी भी गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करते। उन्हें डर था कि कहीं मैं भी हड़बड़ाकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर लूँ तो वो मुझे तकलीफ तो बचाते थे। और अगर मैं उनसे जोर से नमस्ते कर लूँ, अरे शर्मा जी नमस्ते, तो वो ठिठक जाते हैं। क्षण भर परिस्थिति को समझते और वही करते हुए निकल जाते। बहुत सी बातें हैं। एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ, उन दिनों मक्खियां बहुत थी। मैं एक न्यूज़पेपर से जोर जोर से मक्खियां उड़ा रहा था। यार, ये मक्खियां भी गंदगी में बैठती और हमारे पास आ जाती हैं बीमार करने के लिए। तभी मेरी नजर उन पर पड़ी। मैंने देखा कि 3-4 मक्खियां बहुत देर से उनकी नाक पर बैठी। उन्होंने आहिस्ता से हाथ उठाया और उन मक्खियों को उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन मक्खियों से भी माफी मांग रहे। कैसे? ऐसे। हे मक्खियों, मुझे क्षमा करना। मेरा इरादा कतई तुम्हें तकलीफ देने का नहीं, पर क्या करूं, तुम मेरी नाक पर बैठी और मुझे तकलीफ हो रही है। एक काम करो, कुछ क्षण के लिए इस नाक से परे हट जाओ, चाहो तो दोबारा मेरी नाक पर वापस आकर बैठ जाओ। हे मक्खियों, मुझे क्षमा करना। उन दिनों बारिश का मौसम, उनके घर के पास कीचड़ इकट्ठा हो गया तो वो कहने लगे, भाई साहब, कीचड़ इकट्ठा हो गया है, परेशानी होती है। तो मैंने उनसे कहा, अरे तो आप वहां पर कुछ ईंटें और पत्थर डलवा दीजिए, सुविधा हो जाएगी। तो वो बोले, क्या करना, सभी को तकलीफ होती। वो महानुभाव कीचड़ में पैर, जूते, कपड़े खराब करते वहां से निकल जाते। तभी एक आदमी ने वहां पर कुछ ईंटें और पत्थर डलवा दिए तो उनको सुविधा हुई। एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था, मोमबत्ती जलाई। तभी वो बाहर से आए, दौड़ते हुए कहने लगे, भाई साहब, अंधेरा हो गया है, बिजली चली गई। तो मैंने उनसे कहा, हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंधेरा हो गया। आप एक काम कीजिए, वो तो सामने पांडे जी का मकान है, वहां जाकर फोन कर दीजिए, बिजली आ जाएगी। तो वो कहने लगे, क्या करना जी, सभी के यहाँ तो अंधेरा है। मैंने उनसे दोबारा कहा, भाई साहब आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फोन कर दीजिए, बिजली आ जाएगी। तो उनका तो वही डायलॉग था, क्या करना जी, सभी क्या सभी। सबके अंधेरा हो जाने से उनके उजाला कैसे हो जाए, ये समझ में नहीं। एक दिन उनकी बेटी बहुत देर तक घर नहीं लौटी, ये परेशान और पत्नी हैरान। पत्नी ने उनसे कहा, अजी सुनते हो, देखो ना, बेबी अभी तक घर नहीं लौटी। हाँ, हालांकि बेबी कभी ऐसा लेट तो होती नहीं है, लेकिन आज की होगी समझ में नहीं आ रहा। तो तुम भी क्या घर में बैठे रहते हो ऐसे निठल्ले की तरफ, जाओ ना बेबी को ढूंढो। वो देखिए ना, अंधेरा भी कितना बढ़ता जा रहा है और जमाना भी कितना खराब लगा हुआ। तभी वो बोले, क्या करना है, जमाना तो सभी के लिए खराब लगा हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद उनकी बेटी घर लौटी। मुझे लग रहा था कि वो अपनी बेटी को डांटेंगे तो वो बोले, बेबी तुम बहुत तंग करती हो। तभी बेबी ने बोला, क्या कहा? क्या करना है जी, सभी की बेबियां तंग करती है। बात कर। उन दिनों चुनाव होने वाले थे। मैं अपने मित्रों के साथ में बैठा हुआ, तभी हमारे मित्र ने कहा, भाई साहब इस बार तो कुछ भी हो, हमारे पार्टी के जीतने के आसार है। तभी हमारे दूसरे मित्र बोले, अरे हाँ, तुम्हें कुछ पता माता तो रहता नहीं है, कहीं पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हम ये इस बार कहाँ से जीत जाएंगे, जमाने पार्टी जीती। अरे भाई इस बार तो फलाना ढिमा का पार्टी जीती ना। तभी वो बोले, क्या करना जी, जब दो लोग लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है जी।
तभी मैंने कहा नहीं आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी? तो वो बोले क्या करना जी, अपने लिए तो सभी पार्टियां अच्छी। मैंने फिर उनसे कहा नहीं फिर भी आप वोट किसको देंगे? तो वो कहने लगे भाई साहब ये तो वोट डालने जाऊंगा ही नहीं। बहुत ही विचित्र आदमी। मैं अपने घर में बैठा हुआ उन्हीं के बारे में सोच रहा। आखिर वो आदमी था क्या था जो कभी तनकर नहीं खड़ा हुआ, कभी किसी से संघर्ष नहीं किया। मेरे हिसाब से तो एक ऐसा आदमी था जिसके सामने आप जलती हुई मशाल भी लेके जाओ ना तो वो भी बुझ जाए। आज सुबह वो मर गए। मरने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आया तो वो उठे, उन्होंने चारों तरफ देखा और धीरे से बोले क्या करना जी, सभी लोग तो मरते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। काश उस दिन वो लेटर मैंने अपने हाथ से लेटर बॉक्स में डाल दिया होता तो वो सब कुछ नहीं भुगतना पड़ता जो आज तक भुगत रहा हूं। हुआ ये कि एक लेटर मुझे जल्दी में लेटर बॉक्स में डालना था, ऑफिस भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि एक जरूरी मीटिंग थी। अब लेटर बॉक्स इस तरफ, ऑफिस का रास्ता इस तरफ। मैं सोच रहा था कि दोनों काम कैसे एक साथ निपटाऊं, क्या एक काम किसी को दे दूं। तभी मेरी नजर पड़ी हमारे घर के पास रहने वाले एक सज्जन पर। हालांकि इस वाक्य के बाद मैंने उन्हें कभी सज्जन नहीं कहा, ये पहली बार थी। मैंने उनको देखा और मैंने कहा भाई साहब नमस्ते भाई साहब, छोटा सा काम था, आप इसी तरफ जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये लेटर है, इसके एक लिफाफे में रखकर एक टिकट चिपका कर ये पता है पते को देखकर आप लेटर बॉक्स में डाल देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा सहर्ष। बस उनके उस सहर्ष ने जो मेरा हर्ष छीना वो आज तक वापस नहीं। थोड़े दिनों बाद जब वो मुझे फिर से दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लूं कि वो लेटर बॉक्स में डाल दिया कि नहीं। मैंने उनसे पूछा भाई साहब पहचाना नहीं? अरे उस दिन मैंने आपको वो लेटर दिया था लेटर बॉक्स में डालने के लिए। हाँ जी आपने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब इस बात का जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही ना कि हाँ भाई साहब आपका दिया हुआ लेटर मैंने एक लिफाफे में रखकर उस पर टिकट चिपका कर आपका दिया हुआ पता लिखकर एक लाल रंग के लेटर बॉक्स में डाल दिया। बस अब इनका जवाब अच्छा भाई साहब वो लेटर। अरे भाई साहब मैं सोच रहा था आप इतने दिनों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, आपने कभी सेवा का मौका नहीं दिया। मैंने सोच लिया था भाई साहब ने मुझे सेवा का मौका दिया है, जरूर ये काम करूंगा। आपका लेटर मैंने लिया और निकल पड़ा मैं लिफाफा ढूंढने के लिए। यहाँ देखा वहां देखा, किसी दुकान में लिफाफा मिल ही नहीं रहा। तभी मेरी नजर पड़ी शाहानी मेडिकल स्टोर पर। शाहानी वो मेरा बहुत पुराना मित्र है क्योंकि शाहानी के पिताजी और मेरे पिताजी भी बहुत पुराने मित्र थे। शाहानी के दादाजी और मेरे दादाजी भी बहुत पुराने मित्र थे और उनके दादाजी। मैंने कहा जी समझ गया आपकी और शाहानी जी की मित्रता पीढ़ियों से चली आ रही है, समझ गया सर। लेकिन वो लेटर मैंने आपको दिया था वो आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया ना। तो कहने लगे अरे भाई साहब वही तो बता रहा था, आपने मुझे कहा शाहानी की पीढ़ियों में ले गए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मुझे दिखा मेरा दोस्त शाहानी। मैं शाहानी के मेडिकल स्टोर पर गया, मैंने कहा भाई शाहानी तेरे पास लिफाफा है? तो कहने लगा
नहीं है। टिकट है दो। मैंने कहा कैसी बात है, कर रहा है, मांग रहा हूँ लिफाफा और कह रहा है टिकट है। अब आप ही बताइए भाई साहब, एक बार क्या हुआ कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं भागता भागता शानी मेडिकल स्टोर पर गया। मैंने कहा भाई शानी, अब तेरे पास पेट दर्द की दवाई है? तो कहने लगा नहीं है, सर दर्द की है दो। अब आप ही बताइए भाई साहब, दर्द मेरे पेट में हो रहा है तो सर दर्द की, पेट में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई कैसे खाऊं भाई साहब, आप ही बताइए। मैंने कहा जी 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 आप ठीक कह रहे हैं, जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई कैसे खाएंगे? वो ठीक है साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो जो लेटर मैंने आपको दिया था वो लेटर बॉक्स में आपने डाल दिया ना, क्योंकि बहुत जरूरी लेटर था। तो कहने लगे अरे भाई तो बता रहा था, आप भी मुझे कहा पेट दर्द और सर दर्द में ले गए, आप बहुत बोलते हैं भाई साहब। हाँ तो क्या कहना था मैं, हाँ शहानी से मैंने कहा चल कोई बात नहीं टिकट दे दे। अब मैं सोचने लगा लिफाफा कहाँ से लाऊं, लिफाफा कहाँ से लाऊं, लिफाफा कहाँ से लाऊं। हाँ तभी मेरी नजर राजू पे पड़ी। राजू मेरे मोहल्ले में रहता है। मैं राजू के पास गया, मैंने कहा भाई राजू हाँ तेरे पास लिफाफा है? तो कहने लगा लिफाफा लिफाफा है ना, पर उस पर मेरी फर्म का नाम लिखा है। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं यार, तेरी फर्म का नाम काट कर मैं भाई साहब का दिया वो पता लिख लूंगा, तो मुझे वो लिफाफा दे दे। राजू ने मुझे वो लिफाफा दे दिया। भाई साहब राजू बहुत अच्छा आदमी है, आपको पता है एक बात, मुझे शादी में जाना था, बढ़िया सा सूट था लेकिन मैचिंग के जूते नहीं थे। मैंने कहा कि भाई राजू अब तेरे पास मैचिंग वाले जूते हैं? तो राजू ने तुरंत मुझे जूते दे दिए। हाँ भाई साहब एक बात की बात और बताऊं, एक बात मेरी बीवी माई के गई हुई थी, खाने की बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने कहा भाई राजू आप तेरी भाभी माई के गई है, वो खाने की बड़ी तकलीफ होती है। तो पता है भाई साहब उसने मुझे 2 दिन के लिए अपनी बीवी भी दे दी। कितना अच्छा आदमी है। मैंने कहा वाह यार, कोई अपनी बीवी दे दे उसका अच्छा आदमी कौन हो सकता है। वो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए आपने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया ना? तो कहने लगे वही तो बता रहा था भाई साहब, आप भी मुझे कहा राजू की बीवी के पास ले गए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ राजू से मैंने लिफाफा ले लिया। अब लिफाफा मेरे पास था, टिकट भी मेरे पास था, मैंने लिफाफा लिया, आपका दिया हुआ लेटर लिफाफे में रखा, उस पर टिकट चिपकाया और मैंने जैसा ही पता लिखने के लिए जेब में हाथ डाला पेन को लाया ही। अब मैंने सोचा पेन क्या करूं, तो मैं फिर राजू के पास गया। मैंने कहा भाई राजू तेरे पास पेन है? राजू ने मुझे तुरंत पेन दे दिया। मैंने पेन लिया, आपका दिया हुआ पता उस पर लिखा। अब काम हो चुका था। अब मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान भाई साहब ने पहली बार कोई काम दिया है, आज थोड़ी डाक लेट कर देना। अगर डाक जल्दी चली गई तो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, अगर पोस्ट ऑफिस में भी नहीं मिला तो मैं रेलवे स्टेशन से रेल पकड़कर वहां तक चला जाऊंगा जहाँ भाई साहब ने जहाँ का पता दिया है। अब रेलवे स्टेशन भाई साहब, रेलवे स्टेशन में बड़ी परेशानी होती है। एक बार क्या हुआ, हम ना अपने रिश्तेदारों को लेकर रेलवे स्टेशन गए। अब भैया जो ट्रेनें हैं आपकी जो लेट है निकल जल्दी जाती है, हमने भागते 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 सामान चढ़ाया, हमने उस पर हमने अपने मेहमानों को चढ़ाया, तब जाकर हमें राहत मिली। अब आप बताइए ऐसा होना चाहिए, सरकार को इस चीज के लिए लेटर लिखना जरूरी है? आप बताइए भाई साहब। जी 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 लेटर लिखना जरूरी है, मगर वो लेटर लिखने के बाद आपको नहीं दूंगा लेटर बॉक्स में डालने के लिए। प्लीज भाई साहब एक बार बोल दीजिए मेरा दिया हुआ लेटर आपने लेटर बॉक्स में डाला है कि नहीं? अरे भाई साहब वही तो बता रहा हूँ, आप भी मुझे कहा रेलवे स्टेशन ले गए, बहुत बोलते हैं आप, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अब मैंने सोचा कि भागता हूँ लेटर बॉक्स की तरफ। जरा हटिए हटिए, अब देखिए मैं लेटर बॉक्स की तरफ भाग रहा हूँ, हट जाइए। मैं चला जा रहा था, देखा तो डाकिया आखिरी डाक लेकर निकलने वाला था। मैंने उसे रोका, भाई साहब। बस भाई साहब बस वो लेटर बॉक्स आ गया, चिट्ठी डाल दी थी। हाँ वहीं पर कह रहा था। मैंने डाकिए से कहा सर प्लीज ये डाक भी अपने डाक में शामिल कर लीजिए। डाकिए ने वो डाक शामिल कर ली, तब जाके मैं हल्का हुआ। और इसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हल्का हो चुका था। मैंने सोच लिया था इस इंसान को अब कभी कोई काम नहीं दूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर कर इसने मुझ पर अधिकार से जमा लिया। मैं जब भी इसके सामने से निकलता ये मुझसे पूछता अच्छा अच्छा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? ये खुफिया विभाग का आदमी है या पुलिस का, या इसको हर बात का जवाब दूं कहाँ जा रहे हैं? बड़ा अजीब सवाल है, कहाँ जा रहे हैं? कोई भी कहीं जा रहा है पूछ लो कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, कह देते हैं बस यूं ही। जब भी मैं इसके घर के सामने से निकलता ये पूछता
अच्छा अच्छा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी वो कुछ नहीं, वो सिविल सर्जन साहब के यहाँ जा रहा था। अच्छा अच्छा सिविल सर्जन, अरे भाई वो तो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। वो नागपुर में हमारे लिए ये बड़े बड़े संतरे लेकर आते थे। नहीं ये बड़े बड़े संतरे लाते थे। मैंने कहा बात संतरों की हो रही है और साइज का क्यों का बता रहा है? जी उन्हीं के घर जा रहा था। हाँ वो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे, साथ साथ पेपर दिया करते थे, साथ साथ नकल मारा करते थे और साथ साथ फेल हो जाया करते थे। उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। ठीक है, अगली बार जब मैं इसके घर के सामने से निकला तो पूछता है कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी वो प्रोफेसर तिवारी के यहाँ जा रहा था। तो तुरंत बोला अच्छा अच्छा प्रोफेसर तिवारी, अरे वो तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ वो करते थे, ये करते थे, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। मैं जब भी किसी का नाम लूं वो इसका चाचा मामा दादा काका किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार निकल आता और ये घंटों तक मुझे उसके बारे में बताता रहता। अब मैंने सोच लिया है, मैं इसके घर के सामने से निकला, इसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो कह दूंगा अबे डाकू मोहर सिंह के यहाँ जा रहा हूँ। ये तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा भाई साहब डाकू मोहर सिंह, अरे वो तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों गाँव में साथ साथ जाते थे, साथ साथ डाका डालते थे, साथ साथ पकड़े जाते थे और साथ साथ जेल भेजे जाते थे। उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। अब अगर मैं निकला और इसने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं तो कह दूंगा अबे साले भगवान के पास जा रहा हूँ। ये तुरंत बोलेगा अच्छा अच्छा भाई साहब भगवान, अरे वो तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों स्वर्ग में साथ साथ रहते थे, साथ साथ अप्सराओं में डांस किया करते थे। उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। मैंने सोच लिया अब मैं इसके घर के सामने से निकलूंगा ही नहीं। मैं 1 मील का चक्कर लगाकर अपने कामों के लिए जाने लगा। एक दिन मुझे बाजार में मिल गए। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब क्या बात है, आजकल नजर नहीं आते हैं? जी वो कोरोना काल के बाद से घर में ही रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, घर से निकलता ही नहीं। अच्छा अच्छा घर पर ही रहते हैं तो घर ही आएंगे आपसे मिलने। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? अब ये मेरे घर भी आएगा। एक दिन मैं घर पर सो रहा था, ये भाई साहब आए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या हुआ? अच्छा अच्छा हो रहे थे यार? क्या है मतलब कोई आदमी आराम से सो रहा है, उसे झटकोर के उठा दो और पूछ रहे हो सो रहे थे? मैंने सोच लिया इस तरह से घर आएगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने वापस इसके घर के सामने से जाना शुरू कर दिया कि जब भी मुझे देखता है ना तो इसकी आंखों में अलग तरीके की चमक होती, वो ऐसी चमक जैसे हनुमान को देखकर सुरसा की आंखों में हनुमान आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। और सुरसा ने उन्हें देखा। आज सुरन मोहिदीन हारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। जब ये मुझे देखता है कि आंखों में भी बिल्कुल वैसी चमक होती है। आज सुरन मोहिदीन हारा, आज तो देवताओं ने मुझे भी भोजन दिया। हम लोगों ने इसका नाम मेंढका ऑफ चंपावत रख दिया है। जब भी मुझे देखता है अपनी तरफ घसीट लेता है। अगर इसकी बात ना भी सुनना चाहो तो कान में भौंकता रहता है। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, अगर नहीं सुनना यार, अरे सुनिए तो भाई साहब एक बात। अरे यार कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब उस दिन बाजार में आना, कुछ नहीं हुआ बाजार में, जाओ जाओ। आप मना करते जाएंगे लेकिन ये आपके कान में बोलते जाएंगे और ये तब तक बोलते जाएंगे जब तक आप मर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये आपकी लाश के पास आकर कहेंगे अच्छा अच्छा भाई साहब मर गए क्या?
तो ये थी प्रस्तुति परसाई वाच और इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी।